चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 10 के 11 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है विद्युत। विद्युत के बारे में आज हम देखेंगे। तो विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थाओं के विविध उद्योग उपयोग के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। वह क्या है जिससे विद्युत बनती है, किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे परिवाहित होती है, वह कौन से कारक है जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं। इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा इसी के अनुप्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे। तो विद्युत धारा और परिपथ देखें। हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है और इसी प्रकार यदि विद्युत आवेग किसी चालक में से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, तब हम कह सकते हैं कि चालक के विद्युत धारा है। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं, टॉर्च के बल्ब को दीप्तित करने के आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। और हमने यह भी देखा कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसमें स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करती है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ती है और किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए, यानी टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दें, तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा बल्ब दीप्ति नहीं करती है। और हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। और दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। और यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय में नेट आवेश प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करती है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम है, जो C दर्शाता है, जो लगभग 6×10 18 इलेक्ट्रॉनों में आवेश के तुल्य होता है। यानी हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ C आवेश होता है। और विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं और इसमें व्यक्त किया जाता है। और इस मात्रा का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर नाम से फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। और 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकेंड एक कुमोल आवेश के प्रभाव में होती है, अर्थात 1A = 1C प्रति 1 सेकेंड। अल्प परिणाम की विद्युत धारा को मिली एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर में व्यक्त करते हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। और इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। जैसे चित्र 11.1 में एक प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ पर व्यवस्था आरेख दिखाया गया है, जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा प्लग कुंजी जोड़े हैं। ध्यान दीजिए कि परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। विद्युत विभव और विभवांतर देखें तो वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित करता है। आइए जल के प्रवाह से सदृश्य के आधार पर इसका विचार करते हैं कि किस कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते। ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखें, जल टैंक से जोड़ दें, जिससे नली के 2 सिरों
के बीच कोई दबांतर बन जाए तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होती है। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। और विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न होती है, और ऐसे उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित कराते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। जैसे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी दर्शाता है और बराबर किया गया कार्य बटे आवेश है। वैद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है और इसे इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। और यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अतः वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलॉम है। और विभवांतर के माप एक यंत्र द्वारा की जाती है और जिससे वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर से को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्वक्रम संयोजित करते हैं जिसके बीच विभवांतर मापन होता है। वैद्युत परिपथ आरेख देखिए, हम जानते हैं कि कोई वैद्युत परिपथ है जैसे चित्र 11.1 में दिखाया गया। एक सेल अथवा एक बैटरी, एक प्लग कुंजी वैद्युत अवयव यानी अथवा अवयव तथा संयोजित तारों से मिलकर बनता है। विद्युत परिपथों का प्रायः ऐसा व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिसमें परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 11.1 में सामान्य उपयोग में आने वाली कुछ वैद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले रूढ़ प्रतीक दिए गए हैं। ओम का नियम देखें, क्या किसी चाल के सिरों के बीच विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है? आइए एक क्रियाकलाप करके इसका छानबीन करते हैं। क्रियाकलाप में देखें 11.3 को देखिए और इसके अनुसार एक परिपथ तैयार कीजिए और इस परिपथ में लगभग 0.2 ml लंबा निक्रोम का तार XY 1 मीटर 1 वोल्ट मीटर तथा 4 सेल जिसमें प्रत्येक 1.5 वोल्ट का हो और जोड़िए। अब इसको यानी निक्रोम, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा आयरन की एक मिश्र धातु है। और सबसे पहले परिपथ में विद्युत धारा के स्रोत के रूप में केवल एक सेल का उपयोग कीजिए। परिपथ में निक्रोम तार XY से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के लिए एमीटर का पाठ्यांक I तार के सिरों के बीच विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर तथा पाठ्यांक भी लीजिए और इन्हें दी गई सारणी में लिखिए। इसके पश्चात परिपथ में 2 सेल जोड़िए और निक्रोस तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर का नाम ज्ञात करने में मीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। और उपयुक्त चरणों को पहले 3 सेल और 4 सेलों को परिपथ में पृथक पृथक लगा कर दोहराइए। विभवांतर भी तथा विद्युत धारा I के प्रत्येक युगल के लिए अनुपात I परिकलित कीजिए और भी तथा I के बीच ग्राफ खींचिए तथा इस ग्राफ की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। इस क्रियाकलाप में आप यह देखेंगे कि प्रत्येक प्रक्रम में भी अनुपात
B अनुपात I का लगभग एक ही मान प्राप्त होता है और इसके प्रकार B-I ग्राफ चित्र 11.3 में दिखाया गया है और इसके अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है और इस प्रकार B/Y एक नियत अनुपात है। 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित वैद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में सारणी 11.5 में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं और किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। इसे ग्रीक भाषा के शब्द यहाँ दिया गया है ओ से निरूपित करते हैं और ओम के नियम के अनुसार R बराबर B/I है। यह किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर I भी 1 भी है तथा उसमें 1A विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जब उस चाल का प्रतिरोध R1 ओम होता है। समीकरण 11.7 में स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दुगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है और व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रण कहते हैं। अब हम नीचे दिए गए क्रियाकलाप की सहायता से किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध के विषय में अध्ययन करेंगे। क्रियाकलाप देखें तो एक निक्रोम तार, एक टॉर्च बल्ब, एक 10 वाट का बल्ब तथा एक एमीटर, एक प्लग कुंजी तथा कुछ संयोजी तार लीजिए और 4 शुल्क सेलों को श्रेणी क्रम में एमीटर से संयोजित करके चित्र 11.4 में दिखाए अनुसार परिपथ में एक अंतराल XY जोड़कर एक परिपथ बनाइए। अंतराल XY के निक्रोम तार को जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए और कुंजी लगाइए और एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। उसके बाद यानी ध्यान दीजिए कि परिपथ की धारा मापने के पश्चात सदैव ही प्लग में कुंजी बाहर निकालिए और निक्रोम तार के स्थान पर अंतराल XY में टॉर्च बल्ब को परिपथ से जोड़िए तथा एमीटर का पाठ्यांक केवल लेकर बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा मापिए और अंतराल XY में विभिन्न अवयवों को जोड़ने पर एमीटर के पाठ्यांक भिन्न है। उपर्युक्त प्रेक्षण क्या संकेत करते हैं? आप अंतराल XY में किसी भी पदार्थ का अवयव जोड़कर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में एमीटर के पाठ्यांक का परीक्षण कीजिए, इन परीक्षणों का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद इस क्रियाकलाप में हम यह अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा भिन्न है और यह भिन्न क्यों है। कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं जबकि अन्य इस प्रवाह का विरोध करते हैं। हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते और जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित हो जाती है और इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है और वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। सर्वसम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक कहलाता है। समान साइज का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। उसके बाद देखते हैं वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। क्रियाकलाप से देखें एक सेल, एक एमीटर, एक लंबाई L लंबाई का एक निक्रोम तार लीजिए और
तथा एक प्लग कुंजी चित्र 11.5 के अनुसार दिखाया गया जोड़कर एक विद्युत परिपथ को पूरा कीजिए। अब प्लग में कुंजी लगाइए, एमीटर में विद्युत धारा नोट कीजिए। उसके बाद इन निक्रोम तार को वो अन्य निक्रोम तार से प्रतिस्थापित कीजिए और जिससे कि मोटाई समान परंतु लंबाई दुगुनी है, अर्थात 21 लंबाई का तार लीजिए और इससे चित्र 11.5 के 2 से चिन्हित किया गया है और एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब इस तार का समान लंबाई 1 के निक्रोम के मोटर तार से प्रतिस्थापित कीजिए और मोटर तार की अनुप्रस्थ काट का प्रेक्षण अधिक होता है। उसके बाद परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा फिर नोट कीजिए। निक्रोम तार के स्थान पर तांबे का तार परिपथ से जोड़िए और मान लीजिए कि यह तार निक्रोम के तार जिस पर चिन्हित है 1 चिन्हित है के बराबर लंबा तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है। विद्युत धारा का मान नोट कीजिए। प्रत्येक प्रक्रम में विद्युत धारा के मानों में अंतर को ध्यान से देखिए और क्या विद्युत धारा चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, क्या विद्युत धारा उपयोग किए जाने वाले तार के अनुप्रस्थ काट के प्रेक्षण पर निर्भर करती है। यह पाया गया है कि जब तार की लंबाई दोगुनी कर देती है तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है और परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। एमीटर के पाठ्यांक में तब भी अंतर आता है जब परिपथ में भिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं। ओम के नियम को प्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि किसी चाल का प्रतिरोध यानी चालक की लंबाई और उसके बाद उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिशोध माप यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध किसी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्याकरणानुपाती होती है। अर्थात यहाँ समीकरण दिया गया है। उसके बाद यह P यानी रो अनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम है और यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणीय गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्रातुओं को प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है जिसका परिसर 10⁻⁸ ओम है। ओम से 10⁻⁻⁶ के ओम है और ये विद्युत की अच्छी चालक है। रबर तथा कांच से विद्युत रोधी पदार्थों को प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 के ओम कोटि की होती है और किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन का साथ परिवर्तित हो जाती है। सारणी 11.2 में हम यह देखते हैं कि व्यापक रूप से में मिश्राणुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयव धाराओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्रातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन यानी दहन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्रातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टर का ही उपयोग किया जाता है जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। जैसे चालक दिए गए पदार्थ यहाँ हैं सल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टर, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज। इनका प्रतिरोध ओम दिया गया है। उसके बाद देखें प्रतिरोधकों के नियम का प्रतिरोध देखें। पिछले अनुभाग में हमने कुछ सरल विद्युत परिपथों के बारे में सीखा था। हमने यह भी देखा था कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों तथा युक्तियों में हम प्रायः प्रतिरोधकों के विविध संयोजन देखते हैं। इसलिए अब हम यह विचार करना
है कि प्रतिरोधकों के संयोजनों पर ओम और नियम को किस प्रकार अनुप्रयुक्त किया जा सके। प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियाँ। चित्र 11.6 में एक विद्युत परिपथ दिया गया है जिसमें R1, R2 और R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे का मिलाकर जोड़ा गया है। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। और चित्र 11.7 में प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन दिखाया गया है जिसमें 3 प्रतिरोधकों का साथ बिंदुओं x तथा y के बीच संयोजित हुए और प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक देखें तो जब कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। आइए इसे हम निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता से समझने का प्रयास करें। विभिन्न मानों के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम से जोड़िए। चित्र 11.6 में दिखाए अनुसार उन्हें एक बैटरी, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी के संयोजित कीजिए। आप ओम 2, ओम 3 आदि मानों के प्रतिरोधकों का उपयोग कर सकते हैं और तथा इस क्रियाकलाप के लिए 6V की बैटरी उपयोग में ला सकते हैं, यानी 6 वोल्ट की बैटरी ले सकते हैं और कुंजी को प्लग में लगाकर तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए और एमीटर की स्थिति को 2 प्रतिरोधकों के बीच कहीं भी परिवर्तित कर सकते हैं और हर बार एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। और क्या आप एमीटर के द्वारा विद्युत धारा के मान में कोई अंतर देखते हैं? आप देखेंगे कि एमीटर में विद्युत धारा का मान वही है और वही रहा है और यह परिपथ में एमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजनों में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान होती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप यह देखेंगे कि विभवांतर भी अन्य 3 विभवांतरों V1, V2, V3 के प्रयोग के बराबर है, अर्थात प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के बराबर है, अर्थात V बराबर V1 + V2 + V3 है। क्रियाकलाप देखिए, क्रियाकलाप 11.4 के चित्र 11.6 में दिखाए अनुसार 3 प्रतिरोधकों की श्रेणीबद्ध संयोजकों के सिरों x तथा y के बीच वोल्ट मीटर लगाई है और परिपथ में प्लग की कुंजी लगाई है तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए और इससे हमें श्रेणीबद्ध संयोजन के सिरों के बीच भवांतर ज्ञात होता है। मान लीजिए कि यह भी है और अब बैटरी दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर नोट कीजिए और इस दोनों मानों की तुलना कीजिए। प्लग में कुंजी निकालकर तथा वोल्ट मीटर को भी परिपथ से हटा दीजिए। अब वोल्ट मीटर को चित्र 11.8 में दिखाए अनुसार पहले प्रतिरोध के सिरों के x तथा p के बीच जोड़िए और प्लग में कुंजी लगाइए तथा पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापिए। मान लीजिए यह V1 है। इसी प्रकार अन्य 2 प्रतिरोधकों के सिरों के बीच पृथक पृथक विभवांतर मापिए। मान लीजिए कि यह मान क्रम V2 और V3 है। V और V1, V2 तथा V3 के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए और मान लीजिए कि चित्र 11.8 विद्युत में दर्शाए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई है और तब प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा भी आई है और श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधकों को एक ऐसे तुल्य एकल प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R है के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है, जिसे परिपथ में जोड़ने पर इसके सिरों पर प्रतिरोध भी तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I वही रहती है। समस्त परिपथ पर ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त होती है। V बराबर 1R होगा और तीनों प्रतिरोधकों पर पृथक पृथक ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त होता है। V1 बराबर IR1 और V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। हम इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1, R2, R3 के योग के बराबर होता है और इस प्रकार संयोजन का प्रतिरोध किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है।
उसके बाद पार्श्व क्रम में संयोजक प्रतिरोधक देखें। आइए अब चित्र 11.7 के में दिखाए अनुसार जोड़े गए सेलों के एक संयोजन अथवा बैटरी से पार्श्व क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधकों की व्यवस्था पर विचार करते हैं। क्रियाकलाप देखें तो 3 प्रतिरोधकों के जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है का पार्श्व संयोजक XY बनाइए और इसका चित्र 11.9 में दिखाए अनुसार इस संयोजन को एक बैटरी, एक प्लग, कुंजी तथा एक एमीटर से जोड़ संयोजित कीजिए और प्रतिरोधकों के संयोजन के पार्श्व में एक वोल्ट मीटर भी संयोजित कीजिए। प्लग में कुंजी लगाइए तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए और मान लीजिए कि विद्युत धारा का मान I है और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी नोट कीजिए। इससे पार्श्व संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर भी प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर के भी है और इसी की जांच प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर पृथक पृथक वोल्ट मीटर संयोजित करके किया जा सकता है। और कुंजी से प्लग बाहर निकालिए और परिपथ में एमीटर तथा वोल्ट मीटर निकाल लीजिए। चित्र 11.11 में दिखाए अनुसार एमीटर को प्रतिरोध R1 से श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। एमीटर का पाठ्यांक I नोट कीजिए और इसी प्रकार R1, R2 और में प्रवाहित होने वाली धारा अभी मापिए और माहना इसका मान क्रमशः I1 एवं I2 तथा I1, I2 एवं I3 में क्या संबंध है। यह पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर है, जैसे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मान लीजिए प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP है। प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I बराबर भी प्रति RP होगा और प्रत्येक प्रतिरोधकों पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I1 बराबर V अनुपात R के 1 और I2 बराबर V के अनुपात R2 और I3 बराबर V के अनुपात R3 होगा। समीकरण 11.15 और 11.17 से हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व क्रम में ऐसे संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। हमने देखा कि किसी श्रेणीबद्ध विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है और इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम से संयोजित करें। इसका कारण यह है कि उन्हें उचित प्रकार से कार्य के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 11.3 को देख सकते हैं। और श्रेणीबद्ध परिपथ में एक प्रमुख हानि यह भी होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कई अवयव कार्य नहीं कर पाते हैं। यदि अपने त्योहारों, विवाह, उत्सव आदि पर भवनों की सजावट में बल्बों की सजावटी लड़ियों का उपयोग होते देखा है तो अपने बिजली मिस्त्रियों को परिपथ से खराबी वाले स्थानों को ढूंढने में काफ़ी समय खर्च करते हुए देखा होगा और कि कैसे वह फ्यूज बल्बों को ढूंढने में सभी बल्बों की जांच करते हैं और खराब बल्बों को बदलता है। इसके विपरीत पार्श्व क्रम परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न वैद्युत साधरितों में विभाजित हो जाती है। पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध समीकरण के अनुसार 11.18 के अनुसार घटता है और यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब साधरितों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं तथा उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। उसके बाद विद्युत धारा का तापीय प्रवाह देखें। हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। हमने अनुभाग 11.2 में यह अध्ययन किया कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना
उठाना पड़ता है और यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है? विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने जैसे पंखे की पंखियों को घुमाना में उपयोग होता है और ऊर्जा को स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है जो साधित्रों में ताप में वृद्धि होती है। इसका परीक्षण प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में करते। उदाहरण के लिए हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाती है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह संयोजित है जो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है और इसे के विद्युत धारा का तापीय प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसे युक्तियों में किया जाता है। प्रतिरोध आर के किसी प्रतिरोध पर विचार कीजिए जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है और मान लीजिए कि इसी के सिरों के बीच विभवांतर भी है। मान लीजिए इसके समय में ओ आवेश प्रवाहित होता है तो ओ आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित होने में किया गया कार्य भी ओ है। अतः स्रोत के समय में भी ओ ऊर्जा का आपूर्ति करनी चाहिए। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति अर्थात समय टी में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा पी गुणा टी है और जो ओ भी आई टी के बराबर है और स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का क्या होता है? प्रयोग में की जाने वाली खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा के क्या होता है? यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोध में क्षयित हो जाती है और इस प्रकार की स्थिति अस्थायी विद्युत धारा आई द्वारा टी इस समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ओम का नियम समीकरण 11.5 लागू करने पर हमें प्राप्त होता है। इससे जूल एक दिया गया है H बराबर I/2 RT। इसे जूल का ताप नियम कहते हैं और इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहला देखते हैं दिए गए प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग में अनुक्रमानुपाती, दूसरा दी गई विद्युत धारा के प्रति प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती तथा तीसरा उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। व्यवहारिक परिस्थिति में जब एक विद्युत साधित को किसी ज्ञात वोल्टता स्रोत से संयोजित करते हैं तो संबंध I बराबर V अनुपात R के द्वारा यह साधित यानी V प्रति R के द्वारा साधित से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित करने के पश्चात समीकरण 11.21 का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा में तापीय प्रवाह के व्यवहारिक अनुक्रम देखें तो किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने वाला विद्युत धारा का अवश्यभावी और संभावी परिणाम है। बहुत सी परिस्थितियों में यह अवांछनीय होती है क्योंकि वह उपयोगी विद्युत धारा को ऊष्मा में रूपांतर कर देता है और विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयव के तापन में वृद्धि कर सकता है जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत कोतली तथा विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियां हैं। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होती है जैसे कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। यहाँ पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोक के रखना चाहिए और ताकि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे। इससे इतने उच्च ताप पर पिघलाना नहीं चाहिए। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टर यानी गलनाक 3380 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित कर बनाना चाहिए। प्रायः बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भारी होती है जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है और तंतु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाती है परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर करता है। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों
में उपयोग होने वाला फ्यूज है। यह परिपथ या साधितों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उसमें प्रवाहित न होने देकर करता है और फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसे धातु अथवा मिश्रातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो, उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। यदि परिपथ में किसी निर्देशित मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है और इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले पर्सनेल अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कार्ट्रिज में रखा जाता है और घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाली फ्यूज की अनुमत विद्युत धारा 1A, 2A, 3A, 5A, 10A आदि होती है। यह विद्युत स्त्री के परिपथ में जो एक के W की विद्युत शक्ति का समय उपयुक्त करती है और जब उसे 220 वाट पर प्रचालित करते हैं और 1000 वाट प्रति 220 वाट बराबर 4.54 A की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रक्रम में 5A अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाना चाहिए। विद्युत शक्ति देखें तो आपने अपनी पिछली कक्षाओं में यह अध्ययन किया था कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। समीकरण 11.21 से हमें किसी विद्युत परिपथ में उपयुक्त अथवा अनुच्छेदित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है। इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करती है, P बराबर V1, P बराबर I की पावर 2 R बराबर V के पावर 2 प्रति R। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है और इस पर उस युक्ति द्वारा प्रयुक्त शक्ति है और जिससे उस समय 1A विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब उसे 1V विभवांतर पर प्रचालित कराया जाता है तो इस प्रकार 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर बराबर 1 VA होता है और इसका समीकरण 11.23 होता है। उसके बाद वाट शक्ति का छोटा सा मात्रक है, अतः वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफ़ी बड़े मात्रक यानी किलोवाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा है और जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपयुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, जिससे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। जैसे 1 यूनिट बराबर 1000 वाट गुणे 36 सेकेंड बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 वाट सेकेंड बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपयुक्त होते हैं। यह गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे तथा इंजन आदि जैसे विद्युत साधितों से इलेक्ट्रॉनों को गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। हम अपने द्वारा उपयुक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। हमने क्या सीखा इस चैप्टर में? हमने देखा कि किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा विद्युत धारा की रचना करती है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा के विद्युत धारा की दिशा माना जाता है और देखा विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर है। और किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति प्रदान करने के लिए हम किसी सेल अथवा बैटरी का उपयोग करते हैं। उसके बाद सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। इस विभवांतर को वोल्ट के मापते हैं और प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। यह विद्युत धारा के परिणाम को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है और ओम का नियम देखें, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु एक शर्त यह है कि प्रतिरोधक का ताप समान रहना चाहिए। और उसके बाद देखा किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई
उसे सीधे उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिलोमतः निर्भर करता है और उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिससे वह बनता है। उसके बाद श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उनके व्यष्टिगत प्रतिरोधों के बराबर होता है। पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समुच्चय का तुल्य प्रतिरोध Rp निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे 1/Rp बराबर N1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट। उसके बाद देखा किसी प्रतिरोधक में क्षयित अथवा उपयुक्त ऊर्जा को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। W बराबर V गुणे 1 B गुणे I गुणे T और विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है और जब एक I विद्युत धारा 1 भी विभवांतर पर प्रवाहित होता है तो परिपथ में उपयुक्त शक्ति 1 वाट की होती है और विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है।